एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न की बात की जाए तो वो एक जगह पर जाकर अपने इर्द गिर्द मौजूद पावर को इकट्ठा करता है और फिर उसी के पावर का इस्तेमाल वहां पर मौजूद इलाके पर कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर छोटे छोटे धमाके होने लग जाते हैं। और वो लोग जो कि स्क्रीन पर बैठे हुए ये सब कुछ देख रहे थे, ये सब कुछ देखने के साथ यही कहने लग जाते हैं कि हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हम सभी को इसके इस अटैक से बचने के लिए कुछ ना कुछ जरूरी करना पड़ेगा, वरना वो यहाँ पर आकर हमारा काम खत्म कर देगा। इतने में वहां पर उनके पास एक और फुटेज आना शुरू हो जाती है। उसे देखने के साथ वो लोग ये कहने लग जाते हैं कि हमें इस फुटेज को देखना चाहिए, क्योंकि अगर गोल्डन हॉर्न की बात की जाए तो वो 15,000 मील पर घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और इसी बात को लेकर लू फेंग भी काफी ज्यादा फिक्रमंद था। वो ये कह रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर हाका किंगडम में पहुंच जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसके सिटी जियांग की बात की जाए तो वो भी उसके अंडर आ जाएगा। इतना देखने के साथ तो लू फेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर इसी के साथ वो अपने दोस्त याओ को कॉल लगाता है और उसे कॉल लगाने के बाद ये कहने लग जाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रेविटी चैम्बर से बाहर आ जाना। तो वहां पर जो कि सारे लोग खड़े हुए थे, तो श्याओ भी उसकी बात सुनकर उसे ये कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो, हम लोग वैसा ही करने को तैयार हैं। लू फेंग अभी भी बैटल शिप के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था और इसी के साथ यही कहने लग जाता है कि अगर वो हार्न हाका किंगडम में पहुंच गया तो वो सिटी को इतना नुकसान पहुंचाएगा कि हम उसके बारे में सोच ही नहीं सकते कि कितना नुकसान होगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर ऐसा वेपन ढूंढना होगा जिससे मैं उसे मार सकूं। अगर ना मिला तो फिर हम सब लोग मारे जाएंगे। और वो बवाता को भी यही कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई क्लू मिला कि क्या हमें यहाँ पर कोई वेपन मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता। असल में वो वहां पर रैलेक्स ढूंढ रहा था, तो बवाता स्क्रीन पर गौर से देखने के बाद उसे ये कहने लग जाती है कि हाँ, मुझे रैलेक्स नजर आने लग गया है, जो कि एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में पाया जाता है जो कि मदरशिप में है। बबाता ने उसे लोकेशन भी भेज दी थी, तो उसी लोकेशन पर लू फेंग आगे बढ़ने लग जाता है और वो उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच गया था। अब उसी का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे जाते साथ एक शिप नजर आती है। और अगर उस शिप की बात की जाए तो वो एक सीक्रेट हिडन रून्स थी जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन में पाई जाती थी। कि तभी वहां पर बबाता भी अपेयर हो जाती है और वो ये कहती है कि शिप को मुझे चेक करने दो कि क्या ये खतरनाक तो नहीं होगी या फिर खतरनाक है। अब उस शिप को चेक करने के साथ फिर बबाता ये कहने लग जाती है कि मुझे अब भी याद है कि ये पिछले दिनों की बात है कि जब मेरे मास्टर ने पूरे इंटायर स्टार फ्लीट को तबाह कर दिया था, वो भी एक मूव से। और इसमें जो रैकल पाया जाता है ये भी उसी तरह का ही है। और इस अगर इससे बात की जाए, ये जो शिप है इसका नाम है ब्लैक ड्रैगन माउंटेन X-81 शिप। और इसे बनाने में इतना खर्चा आया है, इतना खर्चा तो पूरी मदरशिप को बनाने में नहीं आएगा। ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इतना खतरनाक है अगर तुम स्टेलर लेवल के 7th या 8th ऑर्डर वाले बंदे को मारना चाहो ना तो इससे आराम से मार सकते हो। और ऊपर से अब तुम लोगों के पास एक उम्मीद भी है, तुम इससे जाकर हॉन्ड पर अटैक करना और फिर देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ, अभी हमारी उम्मीद बाकी है कि हम ये जंग जीत सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इसके अटैक की बात की जाए तो ये 100% ज्यादा होगा पहले वाले अटैक से, तो इसलिए तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पर हमें डीप बैकग्राउंड के बारे में भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर इसके टेक्स्ट मॉडल की बात की जाए वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, इसमें से ही सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसलिए मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। और फिर इसी के साथ ही वो वहां पर उस शिप का दरवाजा ओपन कर देती है और ये कहने लग जाते हैं कि अगर इसके इंटीरियर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो वहां पर जाना मुश्किल होगा, वो बहुत रिस्की है, उसे ब्रेक करना भी रिस्की काम होगा। और बात फिर इतना कहते हैं साथ ही वो दोनों ही उसका गेट के तक पहुंच जाते हैं। वहां पर जाते साथ ही लू फेंग चेक करता है और ये कह रहा था कि अगर मैं इसके इंटरेस्ट की बात करूं ये बहुत ही ज्यादा नैरो है। और ऊपर से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी पाया जाता है जिसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर वो हमारी इन्फॉर्मेशन को मैच कर जाए तो हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो शिप को और गौर से देखता है तो उसे मालूम होता है कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा लेजर्स भी पाई जाती हैं। ये लेजर्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, इतनी खतरनाक कि ये अर्थ मास्टर्स को तो आराम से मार सकें, वो भी इतने के जितने हम गिन ही ना सकें। और बस इसी के बारे में लू फैंग को पता करना था, तो वो अपने वेपन को आगे की तरफ फेंकता और देखना चाहता था कि इसका डिफेंसिव सिस्टम कितना काम करता है। जैसे ही उसका वेपन आगे बढ़ने लगता है तो वो लेजर उस पर अटैक करके उसे पीछे की तरफ भेज देती है। इसे देखने के साथ ही बवाता ये कहने लग गई थी कि अगर इस लेजर की बात की जाए तो ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। लू फैंग भी ये देखने के बाद यही कहता है कि हाँ, मुझे भी डर है कि अगर इसकी पावर की बात की जाए जो हमारी अर्थ पर लेजर कैनन मौजूद है ना, ये उससे भी ज्यादा पावरफुल होगी। फिर बवाता अंदर की तरफ देखने लग जाती है और गौर करने के बाद ये कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें इस गेट को ओपन करना है तो तुम्हें इसके एंड तक पहुंचना ही होगा किसी न किसी तरीके से, तभी तुम इस शिप को अपने काम में ला सकते हो, वरना फिर भूल ही जाओ। और अगर पूरे हाल की बात की जाए तो उसे एट्रियम मेटल से बनाया गया है,
अगर कॉस्मिक पावर की बात की जाए, तुम्हारे पास कॉस्मिक पावर है तो तुम फिर तभी जाकर इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वरना इसके डिस्ट्रॉय करना इतना भी आसान नहीं होगा। चाहे तुम कितना भी जोर क्यों ना लगा लो, फिर भी तुम्हारे लिए मुश्किलात और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। लू फेंग जैसे जैसे बबाता की ये सारी बातें सुनता रहता है, इसी के साथ और भी ज्यादा परेशान होता जाता है। फिर लू फेंग बबाता तो ये पूछता है कि क्या सच में इसे तोड़ना इतना भी मुश्किल काम है, क्या हम अंदर नहीं जा सकता। तो इस पर बबाता उसे ये कहती है कि तुम अंदर तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम इस सबको पार करके अंदर चले जाओ, और ना ही इतनी पावर बची है कि तुम अंदर जाओगे तुम्हारे ऊपर अटैक होगा और तुम उस अटैक को झेल पाओ। अगर तुमने गेट ही खोलने हैं तो तुम ये सारे का सारा काम मुझ पर छोड़ दो, मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारी बबाता, मैं उसे खोल दूंगी। और इतना कहते साथ ही वो वहां पर एक कोइन को समन करती है, और उस कोइन की बात की जाए वो ये कह रही थी कि ये चिप की तरह ही बहुत ही ज्यादा ब्रीक है, और इसकी मदद से मैं स्पेस क्राफ्ट को रिपेयर करती थी, और अब इसी का यूज करके मैं यहाँ पर गेट को ओपन करूंगी ताकि वो लेदर से बच के आगे जाकर गेट को ओपन कर सके। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकता है, तुम इसका यूज करो और इसे गेट की तरफ फेंको। मुझे उम्मीद है कि जब तुम इसे गेट की तरफ फेंकोगे तो ये गेट तक पहुंच जाएगा और फिर उसे ओपन कर देगा। अब जैसा कि लू फेंग उसे देखने के साथ ही वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने आर्मर को भी पहन लेता है। वो ये कह रहा था कि वेल मुझे फिलहाल तो नहीं पता कि मैं लेदर के अटैक को रोक पाऊंगा या नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे अगर इंसानों को बचाना है तो इस सब के लिए ट्राई तो करना ही होगा। और फिर इसी के साथ ही वो वहां पर अब आगे बढ़ने लग गया था। उसने अपने सामने एक शील्ड भी रखी हुई थी ताकि लेदर का अटैक हो तो वो शील्ड उसे बचा ले। अब जैसे ही वो शिप के अंदर इंटर होता है तो वहां पर हर तरफ से उसके ऊपर लेजर्स के अटैक होना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो बाल बाल बचता रहता है, लेकिन हाँ वो बचता रहता है। जब वो सारी लेजर्स मिलकर उसकी शील्ड पर अटैक करती हैं तो उसकी वजह से वो खुद ही पीछे की तरफ होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे पीछे हट रहा है वो ये कह रहा था कि मुझे अपनी माइंड की पावर का यूज करना होगा और इस कॉइन को दूसरी साइड पर पहुंचाना होगा ताकि दरवाजा ओपन हो सके, क्योंकि उसके लिए अब आगे बढ़ना मुश्किल काम हो चुका था। लेकिन वो लेज़र इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसे पीछे की तरफ धकेलने में कामयाब हो जाती हैं, और एक बार फिर लू फैंग उस शिप से बाहर आ चुका था। लू फैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो ये कहने लग जाता है कि अगर मैं लेज़र की बात करूं तो इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। मैं जैसे ही अंदर गया उन्होंने मुझे बाहर की तरफ फेंक दिया, मुझे फिर दोबारा अंदर जाने की कोशिश करना होगी। क्योंकि अगर लेज़र्स की बात की जाए तो वो वहाँ पर हर जगह मौजूद थी, और बबाता भी उसे ये बताने लग जाती है कि जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे उसी के साथ ही लेज़र तुम पर अटैक करना शुरू कर देंगी, क्योंकि उनका निशाना तुम हो तो तुम भूल ही जाओ कि तुम अंदर जा पाओगे। हाँ, एक और काम हो सकता है, तुम्हारे पास मल्टीपल टारगेट होने चाहिए ताकि उन लेज़र को लगे कि तुम बहुत ज़्यादा हो तो वो बाकियों पर भी अटैक करे, इसलिए सारे लेज़र का फोकस तुम्हारे ऊपर हट जाए और तुम दूसरे गेट तक पहुंच जाओ। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लू फेंग जैसे बबाता की ये बात सुनता उसी के साथ काफी ज्यादा खुश हो गया था और ये कहने लग जाता कि क्या सच में ऐसा कर सकते हैं। तो बबाता कहती है कि हाँ, बस तुम अपने टारगेट ज्यादा बढ़ा दो ताकि उन लेजर को लगे कि यहाँ पर ज्यादा टारगेट्स आ रहे हैं, तुम्हारे पास मौका मिल जाएगा। लेजर हर किसी पर अटैक कर रही होगी और तुम उस गेट को ओपन कर देना। लू फेंग फिर इतना सुनते साथ ही अपनी माइंड की पावर का यूज करते हुए उसके कहने के मुताबिक ही सब कुछ करता है और उस चिप को उस गेट तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। बारबोरा ये सब कुछ देखने के बाद ये कहने लग जाती है कि वेल तुम्हें मैंने जैसा कहा था तुमने वैसा ही किया, अब बाकी से मैं देख लूंगी। अब जैसे ही वो अपने उसी चिप का इस्तेमाल करते हुए गेट को ओपन करते हैं कि वहां पर मौजूद तमाम की तमाम लेजर से उस चिप के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं ताकि वो गेट को बंद कर सकें। बबाता ये देखने के बाद ये कहती है कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है तो लू फेंग तुम्हें भी अपना काम शुरू करना होगा, जल्दी से आगे बढ़ो। लू फेंग फिर आर्मर को वहां पर ओपन करके अंदर की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसने काफ़ी सारे वहाँ पर अपने-अपने छोटे-छोटे वेपन फेंके थे ताकि लेज़र उस पर अटैक करे और उसे आगे भागने का मौका मिल सके। अब अगर उस गेट की बात की जाए तो वो भी बंद होना शुरू हो जाता है, तो लू फेंग के पास बहुत ही कम टाइम बचा था। उस टाइम में उसे गेट की दूसरी तरफ पहुँचना था, वरना फिर उसके लिए पहुँचना मुश्किल काम हो जाता। और इन द एंड जैसे गेट बंद होता है उससे 1 सेकंड ही पहले ही लू फेंग दूसरी साइड पर पहुँच गया था। जैसे दूसरी साइड पर पहुँचता है वो गेट बंद हो जाता है। बबाता ये देखने के बाद थोड़ी बहुत सी फिक्रमंद होने लग जाती है और फिर लो फैंग को ये कहती है कि तुम आखिरी मिनट में यहाँ पर पहुंचे है, तुम्हारे ऊपर कुछ लेजर्स भी गिरी तो तुम्हें तो मजा आ रहा होगा ना, क्या दर्द हो रहा है? लू फैंग कहती है कि नहीं नहीं, ये इतना भी बुरा नहीं है, वेल तुमने बहुत अच्छा काम किया है तो इसके लिए तुम्हें मैं एक्स्ट्रा फूड दूंगा। फिर बबाता सिस्टम को चेक करने के बाद ये कहती है कि हमें और आगे बढ़ना होगा, मुझे यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में फिगर आउट करना होगा कि हम इंटेलिजेंस डिफेंस को कैसे ब्रीच करें। तभी एक और बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि स्क्रीन पर बैठा हुए सब कुछ देख रहा था। उसे ये शो होने लग जाता है कि यहाँ पर एक ह्यूमन आ चुका है जो कि काफी ज्यादा वीक है, तो इसी के साथ ही वो फिर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर बात की जाए लो फैंग की और बबाता की तो वो एहतियात के साथ आगे आगे बढ़ने लग जाते हैं ताकि उन पर कोई अटैक ना हो तो वो उससे बच सके।
अब वो थोड़ा-सा जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो फिर वो बात ये कहने लग जाते हैं कि हमारे पीछे से कुछ अननोन ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और वो काफ़ी तेज़ी से हैं। अब मुझे समझ में तो नहीं आ रहा कि वो खतरनाक है या नहीं, क्योंकि अभी तक कोई भी उनके खतरनाक साइंस मुझे शो नहीं हो रहे। लेकिन हाँ, अगर मैं उनकी शेप की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि वो कोई रोबोट्स हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि अगर इस शिप की बात की जाए, ये यहाँ पर 8 लाख सालों से डूबी हुई है। और अभी तक की अगर इसके फंक्शन की बात की जाए, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उन्होंने अच्छे से इस मशीन को मेंटेन करके रखा हुआ है। बाता लो फैंग को इसके बारे में बता ही रही थी कि तभी इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 रोबोट्स आ चुके थे। और इसी के साथ जैसे वो तीनों रोबोट्स वहाँ पर आते हैं तो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। एक रोबोट को तो लू फैंग अपनी माइंड की पावर का इस्तेमाल करके वहीं पर रोक देता है। और अगर दूसरे रोबोट की बात की जाए, वो जैसे ही लू फैंग पर अटैक करता है तो लू फैंग अपने वेपन की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लग गया था। और लू फैंग के साथ उसके साथ मुकाबला करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने, एक दूसरे के अटैक से बचने की कोशिश करते रहते हैं। बात की जाए उन रोबोट्स की तो वो तादाद में 3 थे और लू फैंग अकेला था, तो इसलिए उन तीनों को संभालना उसके लिए और भी मुश्किल हो जाता था। वो उनके अटैक से बाल-बाल बच रहा था। लू फैंग फिर हिम्मत दिखाते हुए एक रोबोट को पीछे की तरफ धकेलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाकी रोबोट दोनों मिलकर उस पर अटैक की स्पीड को और ज़्यादा तेज़ कर देते हैं। लू फैंग जी कहने लग जाता है कि जब ये मिलकर अटैक कर रहे हैं ना, तो इनके अटैक हैमर की तरह लग रहे हैं, तो इसलिए इन सभी का सामना करना मेरे लिए मुश्किल काम होता जा रहा है। मुझे जल्द से जल्द इन लोगों से छुटकारा हासिल करना होगा। और इसी के साथ फिर 2 रोबोट उस पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं, तो वो खुद को बचाने के लिए वहाँ पर शील्ड बना लेता है और दोनों के दोनों रोबोट्स उस शील्ड पर अटैक करते हैं। वो शील्ड उन दोनों रोबोट्स को रोके खड़ी थी कि तभी लू फैंग के पास अच्छा मौका था, तो वो आगे बढ़ता है और शील्ड की मदद से उन्हें और ज़्यादा पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। अब इसी तरह लू फैंग उन पर अटैक करता रहता है और इतने में वो एक रोबोट को तो हराने में कामयाब भी हो गया था। ये देखने के साथ ही बाकी 2 रोबोट्स को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो दोनों रोबोट्स जैसे ही फिर लू फैंग पर अटैक करने के लिए जाते हैं, तो इसी के साथ लू फैंग फिर अपनी शील्ड की पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों रोबोट्स को वहां पर रोक रहा था। इसमें उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ हो रही थी कि तभी जिस रोबोट को उसने हराया था वो दोबारा अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इतना देखने के साथ लू फेंग ये कहता है कि ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है। मेरे पास जितनी भी सारी की सारी मिक्स एनर्जी थी, मैंने उसका यूज़ किया था और एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो बनाई थी, और लगता है कि अब इसी ब्लो का यूज़ करने का वक्त आ चुका है और मुझे जल्द से जल्द ही इनका काम ख़त्म करना होगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और फिर उसी ब्लो का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से 2 रोबोट्स को हरा देता है। अब सिर्फ तीसरे रोबोट बचा था, तो उस पर खुद ही अटैक करके उस तीसरे रोबोट को भी हरा देता है। और इसी के साथ ही लू फेंग ने उन पर किसी और का नहीं बल्कि रेड मिक्स्ड कॉपर मदर फ्रैगमेंट का इस्तेमाल किया था। उन रोबोट्स जो के नीचे गिरे पड़े थे फिर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और लू फेंग और भी ज़्यादा हैरान हो गया था और ये कह रहा था कि मेरे रेड मिक्स्ड कॉपर मदर फ्रैगमेंट की बात की जाए तो इन्होंने उनके ऊपर सिर्फ छोटा सा मार्क छोड़ा है, उन्हें कोई हैवी नुकसान नहीं पहुंचाया। बबाता भी उनके बारे में चेक कर रही थी और उनके बारे में चेक करने के बाद उसे यही बताने लग गई थी कि ये तीनों के तीनों जोट्रियम मेटल से बनाए गए हैं, तो इसलिए इन्हें डिस्ट्रॉय करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होने वाला है। लू फैंग इतना सुनने के बाद ये कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अब वो उन रोबोट से बचने की कोशिश कर रहा था और इसी के साथ वो बबाता को ये बताने लग जाता है कि अगर इन तीनों रोबोट्स की बात की जाए तो इन तीनों रोबोट्स में इंटेलिजेंस मौजूद है। इसके बावजूद भी ये इंटेलिजेंट सिस्टम से ही इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। फिर लू फैंग इतना सुनने के साथ ही फिर उसे ये भी कहने लग गया था कि बबाता मेरी बात सुनो, क्या हम उसके इंटेलिजेंस सिस्टम को हैक कर सकते हैं। बबाता ये कह रही थी कि वैल मैं उसी पर ही काम कर रही हूँ, लेकिन असल में मसला ये है कि उसका सिग्नल वायरलेस सिग्नल है, तो इसलिए मुझे उसके इंटेलिजेंस सिस्टम पर कब्जा करने में थोड़ा बहुत सा टाइम लग रहा है। मैं बस इसे क्रैक करने वाली हूँ, तुम थोड़ी देर तक उन्हें संभाल कर रखो, मैं जल्द ही सबको क्रैक कर जाऊंगी और फिर उन रोबोट्स को ऑफ कर दूंगी। लू फेंग आगे भाग रहा था कि तभी इतने में वहां पर एक और रोबोट भी आ गया था। लू फेंग उसी पर अटैक करके उसे पीछे की तरफ गिरा देता है। वो तो सिर्फ अब उनके साथ टाइम पास करना चाहता था ताकि उनका टाइम ज़ाया कर सके और इतने में वहां पर बबाता अपना काम खत्म कर सके। ये बात लू फेंग भी जानता था कि उनको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, उनके साथ भरपूर तरीके से फाइट करता है। जो रोबोट उसके करीब आता है उसे पीछे की तरफ गिरा देता है और जो जो उसके पास वेपन्स थे उनका इस्तेमाल उन रोबोट्स पर करने लग जाता है। और फिर भी इसी तरह फाइट भी कर रहा था, बबाता से बात भी करता रहता है। बबाता को ये कहता है कि तुम्हें और कितनी ज़्यादा देर लगेगी। बात की जाए बबाता की तो वो जल्द से जल्द इस काम को ख़त्म करना चाहती थी, हालांकि वो अपनी फुल स्पीड लगाकर बैठी हुई थी और वो भी उसे ये कह रही थी कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसी पर ही काम कर रही हूँ। और उसने सिस्टम को क्रैक करने के लिए 52% काम कर ही दिया था, अब सिर्फ 48% काम रहता था।
अब दोबारा जब वहाँ पर वही रोबोट्स लू फेंग पर अटैक करते हैं तो इस पर लू फेंग बबाता को ये कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द ये काम खत्म करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है, मैं इन्हें और ज़्यादा देर तक संभाल कर नहीं रख सकता। और फिर वो खुद को बचाने के लिए वहाँ पर भागने लग गया था। उधर बात की जब बबाता की तो उसने 87% तक उस सिस्टम को क्रैक कर लिया था, अब सिर्फ 13% बाकी बचे हुए थे। लू फेंग भागता भागता एक गेट के करीब पहुंच जाता है। अब उस गेट के आगे नहीं जा सकता था, वहां पर फंस चुका था। वो तीनों रोबोट वहां पर आ चुके थे जो कि उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके थे। लू फेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसको लेकर क्या करे। उसकी अब सारी की सारी उम्मीद बबाता पर बंधी हुई थी। बबाता भी इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। वो जैसे उसके पार अटैक करने के काफी ज्यादा करीब होते हैं कि तभी बबाता 100% उस सिस्टम को क्रैक कर लेती है और इसी के साथ वो रोबोट वहीं पर ऑफलाइन हो जाते हैं। लू फेंग उन रोबोट्स को वहीं पर जमा हो देखकर ये कहता है कि लगता है कि बबाता ने अपना काम खत्म कर दिया और ये ऑफ हो चुके हैं। कि तभी इतने में वहां पर बबाता भी आ जाती है जिसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हुई हुई थी और वो ये कह रही थी कि वेल, मेरे पास इतनी ज्यादा ऑटोनमी इंटेलिजेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें संभाल लिया। और अगर इन रोबोट्स के अटैक की बात की जाए तो इनके अटैक थोड़े बहुत सही थे, क्योंकि अगर ये ज़बरदस्त रोबोट होते तब तक तुम्हारा काम ख़त्म कर चुके होते। हाँ, खुशी की बात यही है कि अब तीनों के तीनों रोबोट अब मेरे अंडर हैं, मैं इन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए, ये तीनों के तीनों रोबोट्स हमारे हैं, तुम भी इन्हें ऑर्डर दे सकते हो। अब उन रोबोट्स को देखने के साथ फिर लू फेंग यही कहता है कि तुम मुझे कमांड रूम में लेकर जाओ, और उसके साथ ये भी कह रहा था कि अगर इन तीनों रोबोट्स की बात की जाए, ये तीनों रोबोट्स मिल भी जाए ना तभी भी वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को नहीं हरा सकते। तो बात की जाए उन रोबोट्स की तो एक रोबोट गेट के सामने खड़ा हो जाता है, दूसरा रोबोट स्क्रीन के सामने जाता है जहां पर उसका स्कैन होता है। जैसे उसका स्कैन कंप्लीट हुआ था उसी के साथ ही दरवाजा ओपन हो जाता है और लू फेंग अब अंदर जाने लग गया था। अब लू फेंग जैसे अंदर इंटर होता है वहां पर देखता है कि वहां पर तो और भी ज्यादा एडवांस रोबोट्स थे जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहे थे। और उन सभी को चेक करने के बाद वो बाता ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी हमें खतरे का निशान नजर नहीं आ रहा, तुम आगे बढ़ सकते हो। वो बाता भी चेक कर रही थी, लू फेंग भी चेक कर रहा था कि तब वो बाता को कुछ मिल जाता और वो लू फेंग को ये कहता है कि लू फेंग इधर मेरी तरफ आओ, मुझे कुछ मिला है। तो लू फेंग उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लग जाता है। वो जैसे ही वहां पर गई थी वहां पर उसे एक बड़ी सी सीट नजर आ रही थी, उसके ऊपर एक मिलिट्री यूनिफॉर्म में बंदा बैठा हुआ था। उसे देखने के साथ ही वो बाता ये कहती है कि ये बंदा मुझे कोई बड़ी ही पोस्ट का लग रहा है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है। लू फेंग भी आगे बढ़ता है और उसे गौर से चेक करने लग गया था। उसे गौर से चेक करने के बाद उसे ये मालूम होता है कि ये कोई आम बंदा नहीं, इंसान नहीं, बल्कि एक मॉन्स्टर था। लू फेंग इतना देखने के बाद ही उसके पास बैठ जाता है। जैसा कि उसके फेस के ऊपर एक हुडी थी तो लू फेंग चाहता था कि उसका फेस तो देख सके कि वो कैसा दिखता है। जैसे ही वो हुडी उसके फेस से उतारने वाला था कि तभी पीछे से बाबरा उसे ये कहती है कि तुम इसे कुछ मत कहो, तुम्हें पता ना कि ये कॉप्स यहाँ पर लाखों सालों से पड़ी हुई है। अगर यहाँ पर बाहर के माहौल के साथ इसे कुछ होता है तो ये उसी वक्त ही यहाँ पर गायब हो जाएगी और हो सकता है कि इससे बाद में हमें कोई नुकसान हो जाए, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि इसे कोई छेड़छाड़ की जाए। अब फिर वो इसी के साथ लू फेंग उसे तो कुछ नहीं कहता, बाकी वहां पर मौजूद चीजों को चेक करने के साथ ये कहने लग जाता है कि बता तुम्हें क्या मौजूद है कि ये तीन एलियन चीजें आखिर हैं क्या चीज। बता तो ये बताती है कि ये स्पेशल प्रोडक्ट हैं और इन्हें कहा जाता है क्विक सिल्वर गार्ड्स। और इन्हें जिस मेटल से बनाया गया, अगर उस मेटल की बात की जाए तो वो जेट्रियम मेटल से भी ज्यादा कीमती है। मेरी बात तुम अच्छे से समझ रहे होगे। और अगर इनके इंटेलिजेंट सिस्टम की बात की जाए तो तुम कह सकते हो कि एक इंसान का इंटेलिजेंट सिस्टम और इनका इंटेलिजेंट सिस्टम सेम टू सेम है। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनकी शेप वाटर लाइक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैन आराम से इनके अंदर आकर फिट हो सकता है। अगर कोई इनका मास्टर होती है उसे अपने अंदर आने देंगे और उसे बचाएंगे। अब मास्टर पर जो भी अटैक हो रहे होंगे ये रोबोट उसने उस अटैक से बचा लेंगे। कि तभी उन्हें स्क्रीन पर कुछ शो होता है, वो किसी और लैंग्वेज में था कि तभी लू फेंग उसे देखने के साथ आगे बढ़ता है और ये कह रहा था कि क्या ये इनकी यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो बबाता उसे चेक करने के बाद ये कहती है कि इसका ये मतलब है कि ये कह रहा है कि मुझे जाने दो और बस। वेल, हमें इसके बारे में माइंड नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमें कोई ज़्यादा खास खतरा नहीं है। वो फिर उसे एक सीट की तरफ लेकर जाती है और ये कहती है कि तुम्हें बस इसके साथ प्लग करना होगा और आगे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लू फेंग फिर जाकर उस प्लग के पास जाकर बैठ जाता है। अब जैसे ही वहां पर लू फेंग प्लग करता है तो देखने के साथ बबाता कहती है कि वेल, ये तो बहुत ही अच्छा काम हो गया। अगर इस सिस्टम की बात की जाए तो मुझे इसके बारे में और ज़्यादा जानना और इसके लिए मुझे 30 मिनट लग सकते हैं। आराम से वो रिलैक्स करती है, बैठ जाती है और सिस्टम को चेक करने लग जाती है। और खुश होते हुए वो लू फेंग को ये कह रही थी कि अगर इस ब्लैक ड्रैगन शिप की बात की जाए तो अब से ये हमारी हो गई। कि तभी वहां पर उन्हें वार्निंग शो होना शुरू हो जाती है जिस पर ये लिखा हुआ था कि अगर इस सिस्टम की बात की जाए ये अंडर अटैक आ चुका है, तुम्हें इसके लिए पासवर्ड देना होगा, वो भी 30 सेकंड के अंदर अंदर, वरना यहाँ पर तबाही हो सकती है। अगर यहाँ की बात की जाए तो अब उसका सेल्फ डिस्ट्रैक्ट सिस्टम ऑन हो चुका था और वो बात ये देखने के बाद ये कह रही थी कि जिस किसी ने भी बनाया है वो बहुत ही बुरा इंसान था।
उसे काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी, लू फेंग को भी फ़िक्र हो रही थी। लू फेंग जब बबाता से यही कहता है कि क्या इसे कोई हल करने का रास्ता है, तो इसी के साथ ही बबाता तेज़ी से पासवर्ड मिलाने लग जाते हैं ताकि कोई तो पासवर्ड उसके साथ मैच हो जाए। बबाता चेक भी कर रही थी और यही कह रही थी कि अगर इसके इंटेलिजेंस सिस्टम की बात की जाए, ये पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और यहाँ पर 30 सेकंड में इसके कोड को क्रैक करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल काम हो रहा है। बबाता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहती है, लेकिन जैसे-जैसे सेकंड्स कम होते जाते हैं, उसी के साथ-साथ बबाता का दिमाग भी खराब होता जाता है। लू फेंग भी इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और वो बबाता को ये कहता है कि बबाता, क्या इस जहां से बाहर निकलने का कोई तरीका है, वरना हम मारे जाएँगे। बबाता भी सब कुछ देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा तंग आ गई थी और फिर वो वहाँ पर अपने एल्गोरिथम का इस्तेमाल करती है और वहाँ पर अगर सेकंड्स की बात की जाए तो वो 0 सेकंड हो चुके थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।